Hello friends, welcome to our channel. As we all know, UPSC prelims exam is approaching very fast. Nearly 100 days are left for our UPSC exam which are going to conduct by UPSC on 28th May 2023. सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है जो हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़नी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और मैं आपको आज लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। तो मैं आज उसी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। तो हिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट, मॉडर्न और मेडिवल। तो जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम सबको पता है कि जो स्पेक्ट्रम बुक होती है वो उसके लिए सफिशिएंट होती है। तो मेरे हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो हमें एनसीईआरटी कोई भी नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन जो एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री है उसके लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री है ना, उस पूरे पोर्शन को उन लोग छोड़ देते हैं, जिससे फिर उनको बाद में पछतावा होता है। मैं मानता हूँ इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। जैसे हम ऑन एन एवरेज माने तो 6 से 8 क्वेश्चन इसमें एंशियंट और मेडिवल से आते हैं, जो कि बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। अगर हम उससे 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो हमें एज मिल जाता है और हमारे प्रीलिम्स क्लियर करने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको एनसीईआरटी बताऊंगा, उसमें क्वेश्चन जरूर कठिन आते हैं, लेकिन मैं आपको आप भी प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आए हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि हमें एनसीईआरटी सबसे पहले बताता हूँ हमें पढ़नी कौन सी है। तो कई लोग तमिलनाडु बोर्ड्स की पढ़ते हैं, कई लोग जो मेन एनसीईआरटी वो पढ़ते हैं। तो हमें जो एनसीईआरटी पढ़नी है, मेरे हिसाब से जो अभी न्यू एडिशन आया है एनसीईआरटी का, जो थीम्स वाली है, देखो मैंने आपको फोटो दिखाया है, उसके क्लास 12th के 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। हमें ये 2 एनसीईआरटी पढ़नी है। पार्ट 1 जो है वो एंशियंट हिस्ट्री के लिए है और जो पार्ट 2 है वो मेडिवल हिस्ट्री के लिए है। तो देखो मैंने इसमें ना स्क्रीनशॉट खींचे हुए हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। जैसे कि 2022 के क्वेश्चन में यहाँ पर एक मैच द कॉलम आया था जिसमें अशोका एम्पायर के बारे में पूछा था। तो जो अशोका एम्पायर के जो रॉक एडिक्ट होते हैं उसके बारे में पूछा था कि ये जगह कहाँ पाई जाती है। तो आप देखो ये एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ ये मैप देखिए आप, इसमें एक इस प्लेस दिखी हुई है जोगाड़ा। अगर आपने ये मैप अच्छे से स्टडी किया होता, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन वो जगह के नाम पे पूछता है कि ये जगह किस एम्पायर में थी, किस एम्पायर का कैपिटल ये जगह थी। तो जगह के बारे में पूछता है और एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो इस वजह से जो एनसीईआरटी में जो मैप दिए होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी को पढ़ो, लेकिन जो मैप दिए ना आप उस मैप को भी थोड़ा स्टडी करो, जिससे क्या है ना, वहाँ की जो जगह है आपको मेन जगह आपको वहाँ की याद हो जाएगी और वही क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछता है। जैसे 2022 के क्वेश्चन में अगर आपने ये मैप स्टडी किया होता तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। मैंने किया था तो मेरे से भी हो गया था और मेरा क्वेश्चन ये सही हो गया था। इस चीज़ को हम एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। 2021 के पेपर में एक क्वेश्चन आया जिसमें ऑप्शन इस प्रकार थे, परगना, सूबा, सरकार। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था और ऑप्शन को करेक्ट करना था, ठीक है। तो इसका आंसर सबको बहुत कठिन लग रहा था उस टाइम। ये आंसर मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने यानी एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाया था 2021 वाले अटैम्प्ट में। लेकिन जब मैंने इसको बाद में आके एनालाइज किया कि क्वेश्चन कहाँ से आए हुए, तो मतलब मुझे पता चला कि जो क्लास 12 की जो न्यू एनसीईआरटी जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ थीम्स वाली, उसका जो पार्ट 2 है उसके पेज नंबर में देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दिखा रहा हूँ। इसका पूरा आंसर वर्बेटिम हमको मिल जाता है। अगर इससे ये साबित होता है कि अगर हम एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे जो ऐसे क्वेश्चन है जो कठिन कठिन है ये सॉल्व हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन हमें सही करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम इन क्वेश्चन को सही कर देंगे तो हमारे जो बाद वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आए, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आए, जो बहुत ही ज़्यादा कठिन आते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एनवायरनमेंट के तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और ज्योग्राफी के कौन सी रिवर कहाँ से पूछ लेता है, वो कुछ कुछ कठिन पूछता है, कुछ कुछ ईजी पूछता है। तो हम मान लो हमसे कुछ कठिन वाली नहीं बन रही, लेकिन हमने यहाँ के क्वेश्चन जो ईजिली एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकते हैं, अगर हमने उसको सॉल्व कर लिया तो हमें क्या एज मिल जाएगा और हमारे प्रीलिम्स क्लियर करने के चांस बढ़ जाएंगे। सेकंड आते हैं आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर को हमें कैसे पढ़ना है, उसके लिए कौन सी एनसीईआरटी है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन पर नज़र डालिए। 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आता है जिसमें 2 चीज़ पूछते हैं, बुद्धिस्ट
टेक्स्ट के बारे में पूछता है और जैन टेक्स्ट के बारे में पूछता है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में इतना डिफिकल्ट है कि आप इसमें मोटी से मोटी हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक्स भी पढ़ लोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत जाएगी। इसलिए दिक्कत जाएगी क्योंकि इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन किसी को भी याद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पहले से ही बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करनी है प्रीलिम्स एग्जाम में। पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, उसके बाद आप इतनी डिटेल में पढ़ोगे तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है आर्ट एंड कल्चर को लेके कि आपको सिर्फ ये एनसीईआरटी जो क्लास 11th की है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इस पर स्टिक रहना चाहिए। इससे अगर क्वेश्चन हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं उसको सॉल्व करने का। दूसरा, इसमें 2-3 टॉपिक ऐसे नहीं दिए, जैसे कि ड्राइंग हो गई, ड्रामा हो गया, डांस फॉर्म हो गए। ये जो मिसलेनियस टॉपिक है जो इस बुक में नहीं दिए, उसको आप कहीं और से कवर कर सकते हो। जैसे कि उसको आप नितिन सिंघानिया से कवर कर सकते हो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक। वो सिलेक्टेड टॉपिक कौन सी है, उसको मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगा। आपको सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक को नितिन सिंघानिया से पढ़ना है। नितिन सिंघानिया की जो पूरी पूरी बुक है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इतनी मोटी बुक को याद करने का कोई मतलब नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, आपका बहुत सारी एनर्जी उसमें चले जाएगी। इससे अच्छा आप उस एनर्जी को बचाओ, उस टाइम को बचाओ और किसी और सब्जेक्ट में, पॉलिटी, इकोनॉमी, जहाँ से श्योर क्वेश्चन आने ही हैं उसमें इन्वेस्ट करो, ताकि आपके वहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो इस पर बिल्कुल ज़्यादा टाइम फोकस करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़िए, मैं आपको इसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिसको आपको नितिन सिंघानिया से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमारा आर्ट एंड कल्चर का ये हो गया। तीसरी चीज़ आते हैं इकोनॉमी में। तो मैंने अपने बहुत सारे पहले वीडियोस में ये बात की है कि इकोनॉमी और पॉलिटी है वो हमारा कोर बनाता है। अगर आपने ये 2 सब्जेक्ट में मास्टरी कर ली, इन 2 सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो आपका प्रीलिम्स में सिलेक्ट होने के चांस और बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि मैं आपको डेटा से बताता हूँ कि ये जो 2 पोर्शन है इससे 40% ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ऑन एन एवरेज इकोनॉमी से हर साल 15 to 20 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं, और वही 15 से 20 के बीच में इकोनॉमी से क्वेश्चन, पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम दोनों सब्जेक्ट को मिलाएं तो हम मान सकते हैं कि 35 to 40 के बीच में इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से अगर हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं, तो हम इसमें अच्छे से अच्छे ज़्यादा 90% एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी में क्या है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनसीईआरटी से हमारे कॉन्सेप्ट बनेंगे, और जब तक आपके कॉन्सेप्ट, जो बेसिक चीज़ें, बेसिक इकोनॉमी क्लियर नहीं होगी, तो आप कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से भी पूछ रहा है, तो आपको उसके लिए बेसिक्स का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप उसको आराम से करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। क्योंकि करंट अफेयर क्वेश्चन वो सिर्फ नाम का करंट अफेयर रहता है, उसमें जो क्वेश्चन में जो पूछता है, जो मेन डिमांड है, वो है उसकी बेसिक्स की। इसलिए मैं बेसिक्स पे बहुत फोकस कर रहा हूँ। और इस पर आपको करना क्या है कि आपको एनसीईआरटी करनी है कौन सी, तमिलनाडु बोर्ड्स की। अब कई लोग बोलेंगे कि हम जो मेन एनसीईआरटी आती है वाली करते हैं। आप वाली कर सकते हैं, पर उसमें क्या है कि डायग्राम, इतने सारे कठिन कठिन डायग्राम बनाए, थ्योरी दी हुई है, इक्वेशंस दिए हुए हैं, जिससे कि क्या है वो बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जो तमिलनाडु बोर्ड्स की बुक है, इनको आप देखिए, इसमें कितने अच्छे से डायग्राम बना के समझाया गया है। तो कोई भी आराम से, जो न्यू एस्पायरेंट है, जो विलेज में रहते हैं, जो हिंदी मीडियम से, वो भी इन चीज़ को समझ सकते हैं। ये हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है। तो आप इसको आराम से पढ़िए, अच्छे से समझिए, पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो ये दो एनसीईआरटी 11th और 12th की तमिलनाडु बोर्ड्स की, ये मेरे हिसाब से इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप कोई मेन सोर्स में जाना चाहते हैं तो जाइए स्टैंडर्ड सोर्स में, जैसे मृणाल सर का सोर्स हो गया। पर सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये है। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है ज्योग्राफी को लेकर। तो हमें सबसे पहले ट्रेंड देखना चाहिए कि ज्योग्राफी में पिछले कुछ सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद ही हमें पता चलेगा हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। सबसे पहले बात करें पिछले साल का, कुछ साल का हम ट्रेंड देखें, तो ज्योग्राफी से जो थ्योरेटिकल पार्ट के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत कम हो गए हैं। अगर हम उसमें जो मैप वाले क्वेश्चन आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे रिवर से रिलेटेड हो गया, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, या फिर जो वर्ल्ड जियोग्राफी में प्लेसेस एंड न्यूज़ वाला क्वेश्चन हो गया, उनको हटा दें। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है उससे अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो बहुत कम हो गए। लेकिन कुछ मात्रा में 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो हमें करना ये है कि जो ये 2-3 क्वेश्चन हमें इनको पक्के करने हैं कि ये हमारे गलत ना हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे 2022 में ये क्वेश्चन आया था, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये एकदम थ्योरी से रिलेटेड है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है ना, तो आपके ये सब क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो मैं बस कहना ये चाहता हूँ कि भले क्वेश्चन कम आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, पर हमें ये इंश्योर करना है कि ये वाले क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। प्रीलिम्स एग्जाम में ना, मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम फेल होंगे ना, तो आप इसलिए फेल नहीं होंगे क्योंकि आपको कठिन क्वेश्चन नहीं बने। आप फेल इसलिए होंगे कि आपने जो ईजी क्वेश्चन है, जो सबको आने चाहिए, आपने वो गलत कर दिए। मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत अपने दोस्तों से बात की है,
वो फेल इसलिए हुए क्योंकि जो पॉलिटी इकोनॉमी के ईजी क्वेश्चन थे उन्होंने वो गलत की, इसलिए वो बाहर आ गए। जो कठिन क्वेश्चन है वो तो सबके लिए कठिन क्वेश्चन है, तो हमें ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना है कि कठिन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हमें दिमाग इसलिए लगाना है कि जो इजी क्वेश्चन है, जो हमसे सॉल्व हो सकते हैं, जो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, कम से कम हमें सुनिश्चित करना है कि वो हमारे गलत ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल और फिजिकल ज्योग्राफी, मैंने फोटो में दिखाया, सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी ये है। सबसे पहले आपको इसी को पढ़ना है, फिर जो बाकी ज्योग्राफी है जैसे 6th हो गई, 7th हो गई, 8th हो गई, इसको आपको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो क्लास 11th है वो हायर क्लास की है, तो उसमें ये सब कवर हो जाएगा। तो आप 11th पढ़ेंगे ना तो आपको ये जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप 11th पढ़िए, फिर 8th पढ़िए, फिर 7th पढ़िए, फिर 6th पढ़िए। इसके अलावा ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी इतनी हो जाए फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा अगला पार्ट है वो है एनवायरनमेंट पोर्शन से लेके। तो अगर हम एनवायरनमेंट के पिछले साल का ट्रेंड देखें तो मैं इसमें मानूंगा ऑन एन एवरेज हमारे 4 से 5 क्वेश्चन के बीच में आते हैं। अगर हम जो नेशनल पार्क और स्पीसीज़ वाले चैप्टर, स्पीसीज़ वाला पोर्शन है, उसको हम अपने ज्योग्राफी पार्ट में इंक्लूड करेंगे तो हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि अगर सॉल्व हो जाएंगे तो शंकर आईएएस से हो जाएंगे या फिर एनसीईआरटी से सॉल्व होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर किसी से भी नहीं होंगे। तो हमें इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो हमारे पास अवेलेबल सोर्स है हमें उसी को बार बार पढ़ना है। तो इसमें जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है 12th क्लास की, उसके जो आखिरी के 4 चैप्टर आते हैं हमें सिर्फ उसको पढ़ना है। और यूट्यूब पर एक चैनल है पाथफाइंडर, उसमें किंजल सर पढ़ाते हैं एनवायरनमेंट को। तो जो आपको समझने में दिक्कत जा रही, जो एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट हैं, वो आप उनकी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, आप देख लीजिए। अब हमारा अगला पोर्शन आता है वो है पॉलिटी। तो हम सब जानते हैं कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मोर देन इनफ होती है, पूरे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें 40 सेकंड का, आप देख सकते हैं कि लक्ष्मीकांत से पिछले प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो रहे थे। पर मैं इसमें बताना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके लिए हमें एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी वाली। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे इक्वालिटी कॉन्सेप्ट हो गया, लिबर्टी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फ्रीडम हो गया। तो इन कॉन्सेप्ट को हमें बारीकी से समझना चाहिए। जैसे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है तो व्हाट इज़ पॉजिटिव लिबर्टी, व्हाट इज़ नेगेटिव लिबर्टी। तो इन कॉन्सेप्ट में हमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये लिबर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसको देखिए। तो इससे ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लक्ष्मीकांत से सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होगी, जिससे कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी अगर आपने ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी वाली, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस तरह का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपको ये एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़नी चाहिए। अब स्टैंडर्ड सोर्स को कैसे फॉलो करने में हर सब्जेक्ट की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको पूरी एकदम क्लैरिटी हो जाए कि हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी कैसे है। अभी के लिए मैंने एनसीईआरटी की बात की है, अब हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात करेंगे कि हमें कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए और कैसे मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, पीवाईक्यू कैसे पढ़ने चाहिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।